हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखे थे और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्लोज सरफेस के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक लॉ पढ़ने वाले हैं जिसे हम गॉसेस लॉ कहते हैं। ठीक है, तो गॉसेस लॉ को डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं गॉसेस लॉ के बारे में। मैंने जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर में स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बताया था कि हम फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड होगा। हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैलकुलेट करने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गॉसेस लॉ है ये एक डिफरेंट लॉ जरूर है, लेकिन हम इस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक दूसरा तरीका देगा, एक दूसरा नजरिया देगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है गॉसेस लॉ में कि ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस में से एक है। मैक्सवेल्स की इक्वेशंस आप 12th क्लास में फर्दर पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे होगे, तो उन 4 इक्वेशंस में से गॉसेस लॉ की भी एक इक्वेशन है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बेसिक लॉ है। ठीक है, तो फिर से लॉ के बारे में और कुछ डिटेल में मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ है ये ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में मैंने ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर्स देखें। ठीक है, और मैंने क्लोज सरफेस के बेनिफिट्स ओवर ओपन सरफेस मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है, तो जो गॉसेस लॉ रहेगा वो केबल और केबल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। अब ये क्लोज सरफेस रियल भी हो सकता है और इमेजनरी भी हो सकता है। इमेजनरी का मतलब कि आपने बस एज्यूम किया हुआ है कि इस तरह का एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो दोनों तरह के सरफेस हो सकते हैं, रियल सरफेस या फिर इमेजनरी सरफेस। ओके, और जो गॉसेस लॉ रहेगा वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देगा बिटवीन फ्लक्स एंड चार्ज। जो फ्लक्स हमने पढ़ा है अभी तक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन देने वाला है गॉसेस लॉ। ठीक है, और गौर से देखा जाए तो गॉसेस लॉ कूलम्स लॉ के ही इक्विवेलेंट है। कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा था, हमने फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस देखे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर आपको याद होगा। तो गॉसेस लॉ भी कूलम्स लॉ के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन ये कूलम्स लॉ से भी ज़्यादा बेसिक लॉ है। कूलम्स लॉ से ज़्यादा बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कूलम्स लॉ वैलिड है केवल स्टेशनरी चार्ज के लिए। ठीक है, अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है, किसी चार्ज की पोजीशन फिक्स है, तो उसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड है। लेकिन गॉसेस लॉ मूविंग चार्ज के लिए भी वैलिड है। ठीक है, या फिर चार्ज की पोजीशन अगर हम चेंज भी करें तो उसके लिए भी गॉसेस लॉ वैलिड है। तो ये मोर फंडामेंटल लॉ है कूलम्स लॉ के कंपैरिजन में। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई गॉसेस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम ये समझने वाले हैं कि गॉसेस लॉ हम क्यों पढ़ें। ठीक है, और ये हमारा काम आसान कैसे बनाने वाला है। हम यहाँ देखने वाले हैं कि गॉसेस लॉ कूलम्स लॉ के कंपैरिजन में ज़्यादा फंडामेंटल कैसे है। ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना गॉसेस लॉ के थ्रू ज़्यादा इजी रहेगा। तो पहले हम एक स्पेशल केस से स्टार्ट करेंगे। हमने एक चार्ज क्यू लिया है, स्मॉल चार्ज क्यू। ठीक है, और इस चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो ये एक स्पेशल केस से हम स्टार्ट करेंगे और बाद में हम इस केस को जनरलाइज कर देंगे। तो फिलहाल मैंने क्या किया कि इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। ठीक है, एक होमोजीनियस स्फेयर ले लिया और फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्योंकि जो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो अब गौर से देखिए कि इस एक स्पेशल केस में जितने सारे पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट का सेपरेशन इस चार्ज से कितना है, स्मॉल आर के डिस्टेंस पे। ये केवल और केवल एक स्फेरिकल सरफेस के लिए वैलिड हो सकता है। अगर कोई दूसरे तरह का क्लोज सरफेस होता तो ये वैलिड नहीं हो पाता। तो हमारा क्या फ़ायदा है इसमें, हमारा फ़ायदा ये हो गया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, जिसका सेपरेशन क्या है, स्मॉल आर। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे डीए को, एरिया वेक्टर, कोई भी छोटा सा एरिया वेक्टर, जब हम इसे पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया स्फीयर का आपको पता है 4πr²। ठीक है, तो फ्लक्स की कितनी वैल्यू आ गई, E इंटू 4πr²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम
जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0r², ठीक है। और ये हमारा 4πr² था, टर्म सारे कैंसिल कर दिए हमने, 4πr², सारे टर्म कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यही जो फॉर्मूला आप डिराइव करके लाए हो एक पर्टिकुलर स्पेशल केस के लिए, ये हमारा गॉसेस लॉ होगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। मतलब आप क्या कह सकते हो कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जरा इसकी यूजफुलनेस देखते हैं कि कैसे ये लॉ हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब सेम चार्ज Q मैंने यहाँ पे रखा है और एक इरेगुलर शेप का क्लोज सरफेस ले लिया, अलग अलग सेपरेशन पे, अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है ड्यू टू डिफरेंट सेपरेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। प्लस जो एरिया वेक्टर का एंगल होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो भी कांस्टेंट नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब मुझे पूरा फ्लक्स निकाल के बताओ, तो अब आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया, क्योंकि अब आपको क्या करना होगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, और फिर ई एस कॉस थीटा, जो ई ए कॉस थीटा हमने किया था वो करो, और फिर सबको ऐड करो, ठीक है। तो अगर आप उस मेथड से निकालेंगे तो ये वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि बेशक ये सरफेस आपने कोई डिफरेंट ले लिया, लेकिन क्योंकि जो इनक्लोज चार्ज है वो हमारे पुराने चार्ज के इक्वल है, तो गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होने वाला है इस पूरे क्लोज सरफेस का, बेशक ये इरेगुलर है, सेम फ्लक्स रहेगा। ये फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए, तो गौर से आप इस फॉर्मूले को देखिए। जो गॉसेस लॉ का फॉर्मूला है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल r पे, जो सेपरेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता है, और सेपरेशन फ्रॉम चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि कूलॉम्स लॉ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है, वहाँ पे हमने जिस तरह से डिफाइन किया था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² नहीं होता तो गॉसेस लॉ का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो गॉसेस लॉ है और कूलॉम्स लॉ, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट लॉ है, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि जो फ्लक्स होगा गॉसेस लॉ के थ्रू वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। और गॉसेस लॉ ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही एप्लीकेबल है, ये किसी भी फील्ड के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी भी फील्ड के लिए वैलिड है जो कि 1/r² से वैरी करती हो, ठीक है। तो इसी तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। अब गॉसेस लॉ से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि गॉसेस लॉ हम किन जगहों पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ। जो क्लोज सरफेस होगा उसका हमने एक स्पेशल नाम रखा है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस आपको बहुत समझदारी से चूज़ करना है। जैसे कि ये जो एक एग्जांपल लिया था अभी अभी मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज़ किया था और हमारा काम बहुत आसान हो गया था। अगर कोई गलती से इस तरह का गॉसियन सरफेस चूज़ करता या फिर स्फेयर की जगह कोई सिलिंड्रिकल ही कर लेता, ठीक है, तो आप करके देख लीजिए, या फिर कोई क्यूबिकल करता, क्यूबॉइडल सरफेस करता, तो काम इतना आसान नहीं होता जितना कि स्फेरिकल सरफेस से हो गया। तो गॉसेस लॉ वैलिड तो हर सरफेस के लिए है। अगर कोई क्यूबॉइडल सरफेस है या फिर कोई भी कर्वेचर का सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो गॉसेस लॉ वैलिड तो हर सरफेस के लिए है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने फ़ायदे के लिए किस तरह का सरफेस चूज़ करें जिससे गॉसेस लॉ से हम बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। अब किसी भी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक स्फेरिकल सरफेस ही लेना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लेकर आए, तो आप ये किसी क्यूबॉइडल सरफेस के लिए भी ला सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी सरफेस के लिए गॉसेस लॉ वैलिड है। सरफेस के साइज पे भी डिपेंड नहीं करता, गॉसियन सरफेस का क्या साइज होगा उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपने देखा था कि ये देखिए यहाँ पे ये सेपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। गॉसियन सरफेस कितनी दूर है इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। गॉसियन सरफेस में जो भी हम चार्ज लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो चार्ज क्या रहेगा, नेट चार्ज लेना है आपको। जैसे सपोज एक सरफेस है जिसके अंदर मान लो +3 Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है,
तो नेट चार्ज क्या रहेगा 2q। तो आप फिर से इसी सरफेस को ड्रॉ करोगे तो नेट चार्ज आपको क्या लेना है, केवल 2q लेना है, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस की यूज़फुलनेस हम देखें, गॉसियन सरफेस हमारे लिए यूज़फुल केवल और केवल तब है जब हम प्रॉपर सरफेस को चूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पाएगा अगर हमने सरफेस चूज़ करने में गलती कर दी, ठीक है। तो अब हम ये देखें कि किस तरह का सरफेस हम चूज़ करें, ठीक है। वैसे तो थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद मैं सिमेट्रिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ कि हमें सिमेट्रिकल सरफेस चूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल सरफेस चूज़ करते हुए भी आपको और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ई इज़ कॉन्स्टेंट फॉर दैट सरफेस। जो भी आप सरफेस चूज़ करें, ठीक है, आप कोशिश करें कि जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो उस पूरे सरफेस के लिए कांस्टेंट हो, ठीक है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है तो हम कोशिश करें कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं आ पा रहे तो किसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए। तो अब इस बात का क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो परपेंडिकुलर अगर आप कुछ सरफेस के कुछ पार्ट को अगर परपेंडिकुलर कर लेते हैं तो वो काम भी आपके लिए क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप सरफेस बिल्कुल वाइजली चूज़ करें जिससे कि गॉसेस लॉ को यूज़ करके आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल आज की लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।